चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं धातुएं के बारे में, जानते हैं मेटल्स क्या होते हैं, जानते हैं इसके परिचय के बारे में। फिटर शॉप या कारखानों में हम अधिकतर धातुओं से निर्मित कच्चे माल पर कटिंग प्रक्रिया करके उन्हें उपयोगी वस्तुओं में बदलते हैं, जैसे टीन के डिब्बे, मोटर की सॉफ्ट या किसी सॉफ्ट का बुश बेरिंग आदि। ऐसी ही सभी प्रकार की वस्तुओं का निर्माण धातुओं से किया जाता है। पारे को छोड़कर सभी धातुएं ठोस होती हैं। उन्हें पीटकर चादर के रूप में फैलाया जा सकता है तथा तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये विद्युत का सुचालक होती हैं। सभी धातुएं ताप की भी सुचालक होती हैं। फिर भी सभी धातुओं के गुणों में भिन्नता होती है। उनके गुणों के आधार पर विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न धातुओं का चयन किया जाता है। अतः एक अच्छे फिटर को विभिन्न धातुओं व उनके गुणों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। धातुएं दूसरे तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाती हैं। प्रकृति में धातुओं के यौगिक अयस्क के रूप में उपलब्ध रहते हैं, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है। तत्पश्चात उनका परिष्करण किया जाता है। इंजीनियरिंग उद्योग में धातुओं के निम्न गुणों का विश्लेषण आवश्यक है। तो अब हम लोग जानेंगे धातुओं के गुणधर्म के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुओं के गुणों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आता है भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। ये किसी धातु के वे गुण हैं जो बिना धातु को नष्ट किए मात्र छूने, देखने आदि से ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे रंग। प्रत्येक धातु एक अपना विशिष्ट रंग रखती है। इस रंग विशेष के कारण ही इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे पीले रंग की धातु पीतल हो सकती है, जबकि लाल रंग की धातु तांबा। जानते हैं इसके बनावट के बारे में। स्ट्रक्चर। प्रत्येक धातु की अपनी संरचना भिन्न होती है। धातु के टूटे कटाक्ष को देखकर ही उसकी बनावट की पहचान की जा सकती है, या उसके अंदर की बनावट किस प्रकार की है, क्योंकि कुछ धातुओं के कण मोटे तथा कुछ धातुओं के कण रवेदार होते हैं, जो स्पष्टतया आकृति विशेषता को व्यक्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं इसके भार के बारे में। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल प्रत्येक वस्तु को उसके केंद्र की ओर खींचता है। अतः जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। जानते हैं आपेक्षिक गुरुत्व के बारे में। किसी दी हुई वस्तु के घनत्व से पानी की घनत्व का अनुपात आपेक्षिक गुरुत्व कहलाता है। अब जानते हैं घनत्व, डेंसिटी। प्रत्येक धातु का एक निश्चित घनत्व होता है। कुछ धातुएं भारी होती हैं, जैसे सीसा और सोना आदि, जबकि कुछ धातुएं बहुत हल्की होती हैं, जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन आदि। अब हम लोग जानेंगे कंडक्टिविटी के बारे में, चालकता। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे ऊष्मा तथा विद्युत को अपने अंदर से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने देती हैं, चालकता कहलाती हैं। सभी धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होती हैं। चुंबकत्व। यह वह गुण है जिसके कारण धातु चुंबक की ओर आकर्षित होती है। लौह धातुओं की यह विशिष्ट विशेषता होती है। जानते हैं गलनीयता, फिजिबिलिटी के बारे में। प्रत्येक धातु एक निश्चित तापमान पर पिघल जाती है। यह तापमान उस धातु का गलनांक कहलाता है। प्रत्येक धातु का गलनांक अलग अलग होता है। जैसे एल्यूमिनियम का गलनांक 680 डिग्री सेल्सियस होता है, और कॉपर का गलनांक 1080 डिग्री सेल्सियस होता है। रॉट आयरन का गलनांक 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। ये देखो, एल्यूमिनियम का गलनांक 680 डिग्री सेल्सियस, कॉपर का गलनांक 1080 डिग्री सेल्सियस तथा रॉट आयरन का गलनांक जो होता है वो 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम लोग जानेंगे यांत्रिक गुणधर्म, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। विभिन्न प्रकार के बलों के प्रभाव में धातु की प्रतिक्रिया को दर्शाने वाले गुण यांत्रिक गुण कहलाते हैं। इंजीनियरिंग में धातुओं के यांत्रिक गुणों का गहन अध्ययन किया जाता है, क्योंकि किसी भी मशीन की सफलता इन्हीं गुणों पर आधारित है। प्रमुख यांत्रिक गुण निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले जानते हैं कठोरता, हार्डनेस के बारे में। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे घिसने, कटने व खुरचने का विरोध करती हैं, कठोरता कहलाती हैं। कुछ धातुएं बहुत मुलायम होती हैं जिन्हें आसानी से खुरचा जा सकता है, जैसे टिन व लेड आदि,
जबकि कुछ धातुएं बहुत कठोर होती हैं जिन्हें आसानी से काटा या खुरचा नहीं जा सकता, जैसे इस्पात या टिटेनियम आदि। जानते हैं चिम्मड़ता, टफनेस के बारे में। धातु का वह गुण जिसके कारण वे चोट, शॉक ऑफ इम्पैक्ट को सहन करती हैं तथा मोड़ने, तोड़ने या मरोड़ने पर आसानी से टूटती नहीं हैं, जैसे टंगस्टन, तांबा, सोना आदि। जानते हैं भंगुरता, ब्रिटलनेस के बारे में। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट लगने पर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, भंगुरता कहलाती हैं। जैसे यदि कास्ट आयरन पर, सिलिकॉन पर चोट लगाई जाए तो ये धातुएं टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। अब जानते हैं तन्यता क्या होता है, डक्टिलिटी। जिस गुण के कारण धातुओं को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं वह तन्यता कहलाता है। लगभग सभी धातुओं के तार बनाए जा सकते हैं, जैसे आयरन, तांबा, पीतल, एल्यूमीनियम, सोना, चांदी तथा प्लेटिनम आदि। जिस धातु का जितना अधिक पतला तार बनाया जा सकता है वह धातु उतना ही अधिक तन्य कहलाती है। जानते हैं आघातवर्धनीयता, मैलेबिलिटी क्या होती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे चोट पड़ने पर या रोलिंग करने पर फैलती हैं, आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसी गुण का उपयोग कर धातु कैबलेट को चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। सोना सबसे अधिक आघातवर्धनीय होता है। जानते हैं प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। जब किसी धातु पर बल लगाया जाता है तो परिणाम स्वरूप उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, परंतु जब वह बल हटाया जाता है तो धातु अपना पूर्व आकार प्राप्त कर लेती है। इसी गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। इसी गुण को उपयोग में लाकर धातुओं के स्प्रिंग बनाए जाते हैं। जानते हैं सुघट्यता या प्लास्टिकता, प्लास्टिसिटी। धातुओं में प्लास्टिसिटी एक सीमा तक रहती है। यदि इस सीमा से अधिक उन्हें डिफॉर्म किया जाए तो वे बल हटाने पर भी अपनी पूर्व अवस्था प्राप्त नहीं करती तथा हमेशा के लिए अपने परिवर्तित आकार को अपना लेती हैं। धातुओं के इसी गुण को प्लास्टिसिटी कहते हैं। इसी के कारण हम धातुओं की चादरों को विभिन्न प्रकार के बर्तनों में परिवर्तित कर सकते हैं। जानते हैं अब टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। धातुओं का यह वह गुण है जिसके कारण वह खिंचाव बल, टेंसाइल फोर्स का विरोध करती हैं। साधारणतया धातुओं में खिंचाव बल को सहन करने की अच्छी शक्ति होती है। आरसीसी स्ट्रक्चर को टेंसाइल स्ट्रेंथ देने के लिए ही उसमें स्टील बार का प्रयोग किया जाता है। जानते हैं मशीनेबिलिटी के बारे में। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसके किसी छोटे भाग को काटकर अलग करने में कम बल की आवश्यकता होती है, मशीनेबिलिटी कहलाती है। कुछ धातुएं जो भंगुर होती हैं उन्हें मशीन करने में कम बल की आवश्यकता होती है, जबकि तन्य धातुओं को काटने में अधिक बल की आवश्यकता होती है, अतः भंगुर धातुओं की मशीनेबिलिटी अधिक होती है। जानते हैं संपीड्यता। धातु का यह वह गुण है जिसके फलता धातु एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने पर दबती है परंतु फटती नहीं। धातु की लंबाई में दाब बल लगाने से उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है और चौड़ाई या मोटाई में दाब बल लगाने में लंबाई में वृद्धि होती है। जानते हैं धातुओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स। धातुओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं लौह धातुएं, फेरस मेटल। लोहा शुद्ध अवस्था में बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अधिकतर लोहे की मिश्र धातुएं ही प्रयोग की जाती हैं। ये सभी मिश्र धातुएं लौह धातुएं कहलाती हैं। लोहे में बहुत से अलॉइंग एलिमेंट्स मिलकर विभिन्न गुणों वाली लौह धातुएं तैयार की जाती हैं। इन एलिमेंट्स में सबसे प्रमुख कार्बन होता है। अन्य एलिमेंट्स फास्फोरस, गंधक, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम आदि होते हैं। ये अलाइंग एलिमेंट्स लोहे में विभिन्न गुणों का विकास करते हैं। इस्पात, कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील आदि प्रमुख लौह धातुएं हैं। लौह धातुओं में अधिकतर धातुएं इंजीनियरिंग पदार्थों के रूप में प्रयोग की जाती हैं, अतः उनका अध्ययन जरूरी है। आइए हम लोग जानते हैं कुछ लौह धातुओं के बारे में। जानते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन प्रकृति में लोहा स्वतंत्र रूप में प्राप्त नहीं होता, यह विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों के साथ मिला हुआ यौगिक रूप में होता है। इन्हें आयरन अयस्क कहते हैं।
कुछ प्रमुख आयरन अयस्क में लोहे की प्रतिशतता निम्न प्रकार की होती है। मैग्नेटाइट में 72%, हेमेटाइट में 70%, लिमोनाइट में 60%, सिडेराइट में 48%। इन अयस्कों को पीसकर पानी द्वारा मिट्टी को अलग किया जाता है। तत्पश्चात ब्लास्ट फर्नेस में पिघलाकर आयरन बना लिया जाता है। इस आयरन को पिग आयरन कहते हैं। यह एक कम गुणवत्ता का आयरन होता है जिसमें आयरन के अतिरिक्त 4% कार्बन तथा 3% सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस तथा मैग्नीज होता है। इसका प्रयोग अच्छी गुणवत्ता के स्टील, कास्ट आयरन व राट आयरन बनाने के लिए किया जाता है। कास्ट आयरन बनाने के लिए कुपोला भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। कुपोला भट्ठी में पिग आयरन व कास्ट आयरन की स्क्रैप, कोयला तथा चूने के पत्थर 2:4:1 में मिलाकर लगभग 1350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तथा पिघली हुई धातु को भरकर शिल्लियां बना ली जाती हैं। इसे ही कास्ट आयरन के नाम से जाना जाता है। इसमें कार्बन 3 से 4%, गंधक 0.1%, सिलिकॉन 1 से 3%, मैग्नीज 0.5 से 1%, फास्फोरस 0.5% तथा शेष आयरन होता है। हम जानते हैं इसके उपयोग के बारे में। कास्ट आयरन में कार्बन ग्रेफाइड अवस्था में विद्यमान रहता है। इसके कारण यह मुलायम होता है तथा आसानी से मशीन किया जा सकता है। इसमें कंपन सहन करने की एक विशेष क्षमता होती है। यह एक सस्ती धातु है, इसीलिए इसका प्रयोग भारी भरकम मशीनों की बॉडी, वाइसें, सरफेस प्लेट, गियर या इसी प्रकार के अन्य भाग बनाने में किया जाता है। जानते हैं इसके गुण के बारे में। कास्ट आयरन में फ्री कार्बन होने के कारण यह मुलायम तथा भंगुर होती है। इस कारण इसको फोर्ज नहीं किया जा सकता। मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण इसे आसानी से ढाला नहीं जा सकता। कास्ट आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1150 डिग्री सेल्सियस होता है। फ्लोएबिलिटी अच्छी होने के कारण इससे टेढ़े मेढ़े जॉब भी आसानी से ढाले जा सकते हैं। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम तथा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है। इस पर जंग अन्य लौह धातुओं की तुलना में कम लगता है। इसे आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। इसको आसानी से चुंबकित नहीं किया जा सकता। यह आघात सहन नहीं कर पाता। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा तथा उसकी अवस्था के अनुसार यह कई प्रकार का होता है। जानते हैं हम लोग ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। ये जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, ये ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन सबसे अधिक 4% तक पाया जाता है। इसमें कार्बाइड अवस्था में बहुत कम आयरन होता है। अधिकतम कार्बन फ्री अवस्था में ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है। इसीलिए ये कास्ट आयरन मुलायम तथा आसानी से मिलिंग किया जा सकता है। कंपन सहन करने की विशेष क्षमता के कारण इसे मशीनों की बॉडी तथा फ्रेम बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऐसी मशीनी पार्ट जिन्हें बाद में मशीन करना होता है, ग्रे कास्ट आयरन के द्वारा ही बनाए जाते हैं। हम लोग जानेंगे अब वाइट कास्ट आयरन के बारे में। इसमें भी कार्बन की मात्रा तो 4% तक होती है, परंतु कार्बन फ्री अवस्था में कम तथा कार्बाइड की अवस्था में अधिक होता है। इसके कारण यह भंगुर होने के साथ ही कठोर भी होता है। इसको आसानी से मशीन नहीं किया जा सकता। इंजीनियरी सामान बनाने में इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। इसे रॉड आयरन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसकी रफनेस भी अधिक होती है। ये जो हम बता रहे हैं ये कास्ट आयरन के प्रकार हैं। अब हम लोग जानेंगे मैलेबल कास्ट आयरन के बारे में। ये जो मैलेबल कास्ट आयरन होता है ये वाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। इसकी ढलाई करने के पश्चात बनी कास्टिंग को आयरन ऑक्साइड के साथ 950 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। इसमें कास्टिंग में बने कार्बाइड खुल जाते हैं। इस प्रकार जो कास्ट आयरन हमें प्राप्त होता है वह मुलायम तथा रफ होता है। इसकी भंगुरता समाप्त हो जाती है। यह अधिक आघात सहन कर लेता है। इसका प्रयोग पतले सेक्शन की कटिंग बनाने में किया जाता है। अगर हम लोग जानेंगे पतले सेक्शन की कटिंग बनाने में मैलेबल कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे
चिल्ड कास्ट आयरन के बारे में। यह वास्तव में ग्रे कास्ट आयरन का ही एक स्वरूप है। इसमें ग्रे कास्ट आयरन के पार्ट्स की ढलाई ठंडे किए गए सांचों में की जाती है तथा ढलाई के पश्चात कास्टिंग को पुनः ठंडे पानी में ठंडा किया जाता है। इससे कास्टिंग की ऊपरी सतह कठोर हो जाती है तथा अंदर का भाग मुलायम ही बना रहता है। चिल्ड कास्ट आयरन को ऐसी जगह पर प्रयोग किया जाता है जहां पर पार्ट्स की ऊपरी सतह कठोर होनी चाहिए। जानते हैं अब हम रॉट आयरन के बारे में। रॉट आयरन में लोहे की सबसे अधिक शुद्ध अवस्था होती है। इसमें कार्बन मात्र 0.02 से 0.03% तक पाया जाता है। इसे बनाने के लिए पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन को पडलिंग भट्टी में गर्म किया जाता है। इससे कार्बन अलग हो जाते हैं। रॉट आयरन के वलून तैयार करके उन्हें रॉड के रूप में रोल कर लिया जाता है। इसका प्रयोग तार बनाने, सीट बनाने के लिए किया जाता है। इसके बहुत सारे गुण होते हैं, जानते हैं कुछ गुणों के बारे में। इसका गलनांक सबसे अधिक होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। इसका गलनांक अधिक होता है या मैलेबल, डक्टाइल, टफ तथा मुलायम भी होता है। इसे आसानी से फोर्ज तथा वेल्ड किया जा सकता है। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.15% तक होती है। इसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड नहीं किया जा सकता। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 3 to 4 मीट्रिक टन सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मुलायम होने के कारण यह धक्का तथा कंपन सहन कर सकता है। लोग जानेंगे अब स्टील के बारे में। यदि आयरन में 0.25% से 1.5% तक कार्बन की मात्रा मिली होती है तो उसे इस्पात कहा जाता है। कार्बन की इस प्रतिशतता में उपस्थिति के कारण इसे विशेष प्रक्रियाओं द्वारा कठोर किया जा सकता है। कास्ट आयरन में उपस्थित अधिक कार्बन की मात्रा को विभिन्न भट्टियों में ऑक्सीकारक पदार्थों के साथ गर्म करके कम कर दिया जाता है। टाइप्स ऑफ स्टील के बारे में जानेंगे। इस्पात के प्रकार। इस्पात मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कार्बन स्टील, इस इस्पात के अंदर एलॉइंग एलिमेंट्स के रूप में कार्बन ही मिलाया जाता है, इसीलिए इसे कार्बन स्टील के नाम से जाना जाता है। कार्बन की उपस्थिति के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लो कार्बन स्टील। इस इस्पात में कार्बन की उपस्थिति रॉट आयरन से कुछ ही ज़्यादा अर्थात 0.25% तक होती है, इसीलिए यह अधिक मुलायम रहता है। इसे माइल्ड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो माइल्ड स्टील होता है इसको हम लोग लो कार्बन स्टील के नाम से भी जानते हैं या लो कार्बन स्टील को माइल्ड स्टील के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हम गुण के बारे में जानेंगे। मुलायम होने के कारण इसे आसानी से फोर्ज किया जा सकता है। कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होने के कारण इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसे हार्ड व टेम्पर नहीं किया जा सकता। विशेष प्रक्रिया द्वारा इसे केस हार्ड किया जाता है। इसकी मशीनेबिलिटी अच्छी होती है। रूम टेम्परेचर पर यह डक्टाइल तथा मैलेबल रहता है। अधिक तापक्रम पर इसकी डक्टिलिटी तथा मैलेबिलिटी अधिक हो जाती है। इसका उत्पादन आसान होने के कारण यह बाजार में सबसे अधिक मात्रा में व कम कीमत पर उपलब्ध है। इसका उपयोग तार, सीट, एंगल प्लेट तथा चादर आदि बनाने में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे मीडियम कार्बन स्टील के बारे में। मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा 0.25% से 0.7% तक रहती है। इसमें कुछ यांत्रिक गुणों का विकास होता है, वो जानते हैं। इसको भी आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, परंतु लो कार्बन स्टील की तुलना में कम। इसको भी फोर्ज करने में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। इसकी स्ट्रेंथ माइल्ड कुछ अधिक होती है। ऊष्मा उपचार करने पर यह मीडियम, हार्ड व टेम्पर की जा सकती है। माइल्ड स्टील की तुलना में यह कम डक्टाइल व माइलेबल होती है। बिना हार्ड किए मीडियम कार्बन स्टील की मशीनेबिलिटी अच्छी रहती है, परंतु हार्ड होने पर इसे आसानी से मशीन नहीं किया जा सकता। कुछ हार्ड होने का गुण आ जाने के कारण
इसको सस्ते हैंड टूल, क्रोबार, स्प्रिंग, सस्ते गुणवत्ता के व अन्य ऐसे ही मशीन पार्ट्स बनाने के लिए उपयुक्त हैं। हम लोग जानेंगे हाई कार्बन स्टील के बारे में। 0.7% से अधिक कार्बन वाली स्टील को हाई कार्बन स्टील की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें अधिक से अधिक 1.5% तक कार्बन रहता है। इसमें बहुत से गुण होते हैं, जानते हैं इसके कुछ गुणों के बारे में। ऊष्मा उपचार द्वारा इस स्टील को अधिक हार्ड बनाया जा सकता है। ऊष्मा उपचार से पहले इसको आसानी से मशीन किया जा सकता है। हाई कार्बन स्टील को आसानी से वेल्ड नहीं किया जा सकता। इसकी डक्टिलिटी व मैलेबिलिटी गर्म होकर हार्ड हो जाने के कारण कम हो जाती है। इसको आसानी विशेष सावधानियों के साथ फोर्ज किया जा सकता है। अधिक हार्डनेस प्राप्त कर लेने के कारण इसका कटिंग डाइयाँ बनाने में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चीजल, टैप, फाइल, हैमर, गेज तथा मोल्डिंग डाइयाँ बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे एलॉय स्टील के बारे में। कार्बन स्टील में गुणों का अधिक विकास करने के लिए कार्बन के अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी मिलाए जाते हैं, जिन्हें हम अलाइंग एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं, जैसे क्रोमियम, निकिल, टंगस्टन, मैग्नीज, कोबाल्ट आदि। जिस कार्बन स्टील में एलॉइंग एलिमेंट्स मिलाए गए होते हैं उसे एलाइंग स्टील के नाम से जाना जाता है। अधिक मात्रा में मिलाई गई एलॉइंग एलिमेंट्स के आधार पर निम्न कई प्रकार की एलॉय स्टील पाई जाती हैं। हम लोग जानेंगे निकिल स्टील के बारे में। कार्बन स्टील में निकिल कठोरता को बढ़ाता है। कार्बन स्टील में निकिल कठोरता को बढ़ाता है तथा अधिक मात्रा में मिलाए जाने पर यह उसे नॉन मैग्नेटिक बनाता है। निकिल को स्टील में 5% से 36% तक मिलाया जाता है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के टूल बनाने में किया जाता है। निकिल को स्टील में 5% से 36% तक मिलाया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में। स्टील में निकिल के साथ ही क्रोमियम भी प्रयोग किया जाता है। इससे इसकी कठोरता, हार्डनेस बढ़ने के साथ ही टफनेस तथा स्ट्रेंथ, सामर्थ्य भी बढ़ती है। 6% निकिल तथा 12% क्रोमियम वाली स्टील नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील बनाती है। यह स्टील बर्तन बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। स्टेनलेस स्टील जिसमें 6% निकिल होता है और 12% क्रोमियम। हम लोग जानेंगे कोबाल्ट स्टील के बारे में। कोबाल्ट स्टील को वियर रेजिस्टेंस बनाता है, जिससे यह आसानी से नहीं घिसती। इस गुण के कारण कोबाल्ट स्टील को कटिंग टूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट स्टील से बने टूल्स अधिक तापक्रम पर भी सही कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें हाई स्पीड पर भी प्रयोग किया जा सकता है। कोबाल्ट स्टील को हाई स्पीड स्टील के नाम से भी जाना जाता है। बाजार में 5% से 10% के कटिंग बिट उपलब्ध रहते हैं। हम लोग ये जो कोबाल्ट स्टील होता है, कोबाल्ट स्टील को हाई स्पीड स्टील के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे स्प्रिंग स्टील के बारे में। स्टील में हार्डनेस, टफनेस के साथ ही इलास्टिसिटी का गुण बढ़ाने के लिए 0.4% तक कार्बन, 2% सिलिकॉन, 7% मैग्नीज तथा 8% क्रोमियम मिलाया जाता है। हीट ट्रीटमेंट करने से पहले यह साधारण स्टील की भांति कार्य करती है, परंतु हार्ड करने पर इसमें स्प्रिंगनेस गुणवत्ता बढ़ जाती है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के स्प्रिंग बनाने के लिए किया जाता है। फिर जानेंगे वैनेडियम स्टील के बारे में। कार्बन स्टील में वैनेडियम मिलाने से उसकी हार्डनेस तथा टफनेस बढ़ जाती है। यह स्टील को वातावरण के प्रभाव तथा घिसने से बचाती है। इसका प्रयोग वर्नियर कैलीपर, स्क्रू गेज तथा फोर्जिंग द्वारा स्पैनर आदि बनाने में किया जाता है। फिर जानते हैं हाई स्पीड स्टील के बारे में। यह भी एक प्रकार की कटिंग टूल है, परंतु हाई कार्बन स्टील की तुलना में इसका प्रयोग अधिक स्पीड पर कटाई कार्य करने के लिए किया जाता है। यही
इसके नाम की सार्थकता दर्शाता है। इसके कटाई औजार अधिक कठोर धातुओं को तथा अधिक हैवी कट लगाकर कटाई कर सकते हैं। इसमें टंगस्टन, क्रोमियम, वैनेडियम, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम को विभिन्न अनुपातों में मिलाकर विभिन्न प्रकार के हाई स्पीड स्टील बनाई जाती है। टंगस्टन हार्डनेस प्रदान करता है। मॉलिब्डेनम, वेनेडियम कटिंग एज को धार की लंबे समय तक बनाए रखते हैं। कोबाल्ट टूल की हार्डनेस प्रदान करता है तथा धार को अधिक घिसावरोधी बनाता है। वियर रेजिस्टेंस जानेंगे विभिन्न एलॉइंग तत्वों का इस्पात पर क्या प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम एलॉइंग तत्वों के इस्पात पर पड़ने वाले विविध प्रकृतियों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। निकेल स्टील की कठोरता, हार्डनेस, सामर्थ्य, स्ट्रेंथ तथा टफनेस को बढ़ाता है। यह स्टील को जंग रोधक, एंटी रस्टिंग बनाता है तथा तेजाबाद के प्रभाव को रोकने की शक्ति बढ़ाता है, जो निकेल होता है। यानी क्रोमियम जो होता है स्टील की कठोरता तथा टफनेस बढ़ाता है, जंग रोधकता को बढ़ाता है, परंतु स्टील की आघात वर्धनीयता को कम करता है। जानेंगे कोबाल्ट यह हार्डनेस तथा सामर्थ्य बढ़ाने के साथ साथ कटिंग एज का जीवन काल भी बढ़ाता है। स्टील के चुंबकीय गुणों का विकास करता है। और टंगस्टन जो होता है इसके कारण कठोरीकृत स्टील की टफनेस बढ़ती है। यह ताप सहनशीलता तथा घिसावरोधकता को बढ़ाता है। फिर जो फास्फोरस होता है इसके कारण ताप सहनशीलता तथा टफनेस बढ़ाती है। यह स्टील की फ्यूजिबिलिटी को बढ़ाता है परंतु भंगुरता को भी बढ़ाता है। सिलिकॉन यह ताप सहनशीलता, मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके मिलाने से कटिंग में ब्लो होल कम आते हैं सिलिकॉन को मिलाने से। मैग्नीज यह स्टील को साफ करने तथा डीऑक्सीडाइजिंग करने के लिए मिलाया जाता है। मॉलिब्डेनम यह स्टील को घिसाव रोधकता प्रदान करता है, साथ ही टफनेस को भी बढ़ाता है। वेनेडियम स्टील की ताप सहनशीलता बढ़ाने के लिए वेनेडियम का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील की सामर्थ्य तथा इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। लेड स्टील की मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है। मशीनिंग करने पर इसके कारण अच्छी सतह परिष्कृत सरफेस फिनिशिंग प्राप्त होती है। फेरस धातुओं के इसमें कुछ गुण दिए हुए हैं, जैसे फेरस मेटल, उसकी डेंसिटी, मेलेबिलिटी, स्पार्क टेस्ट। लो कार्बन स्टील की डेंसिटी जो होती है 7.85% होती है, 7.85 होती है। मेलेबिलिटी गुड है इसकी। स्पार्क टेस्ट में स्ट्रीम ऑफ येलो वाइट स्पार्क वेरिंग इन लेंथ। मीडियम कार्बन स्टील जो होता है उसमें 7.85 भी इसकी डेंसिटी होती है। मेलेबिलिटी जो होती है फेयर होती है। स्पार्क टेस्ट जो होता है स्पार्क शॉर्टर फाइन एंड फैदे में होता है। हाई कार्बन स्टील जो होता है उसकी डेंसिटी 7.85 होती है। मेलेबिलिटी बैड होती है। स्पार्क टेस्ट में स्पार्क ब्राइट नियर ग्राइंडिंग व्हील होता है। और हाई स्पीड स्टील में इसकी डेंसिटी 9.0 होती है। मेलेबिलिटी वेरी बैड, टेंड टू क्रैक। और स्पार्क टेस्ट होता है फेंट रेड स्ट्रीक एंडिंग टू फॉर्क होता है। हम लोग जानेंगे कार्बन स्टील तथा एलॉय स्टील में अंतर। कार्बन स्टील जो होते हैं बिना हार्ड किए इसकी मशीनिंग आसानी से की जा सकती है, परंतु हार्ड करने पर मशीनिंग करने में कठिनाई होती है। जबकि एलॉय स्टील जो होते हैं इसकी कठोरता तथा टफनेस अधिक होती है तथा बिना हार्ड किए इसे मशीन करने में कठिनाई होती है। और कार्बन स्टील इस पर वातावरण का कुप्रभाव होता है, जैसे जंग लगना आदि। एलॉय स्टील जो होते हैं इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता। कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक रहने के कारण इसका गलनांक कम रहता है और एलॉय स्टील में कार्बन की मात्रा अपेक्षाकृत कम रहती है। इस कारण एलॉइंग के प्रभाव के कारण गलनांक अधिक रहता है। कार्बन स्टील में अधिक तापक्रम पर इसकी कठोरता तथा काटने की क्षमता कम हो जाती है। एलॉय स्टील में यह अधिक तापक्रम पर भी कठोर बना रहता है तथा अच्छी कटाई करता है। कार्बन स्टील इस पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, यह मैग्नेटिक होता है। एलॉय स्टील या बहुत से एलॉय स्टील पर चुंबक का प्रभाव नहीं पड़ता तथा वे नॉन मैग्नेटिक होते हैं।
कार्बन स्टील की स्ट्रेंथ कम रहती है, यह सस्ती धातु होती है। और एलॉय स्टील की स्ट्रेंथ अधिक रहती है और यह महंगी धातु रहती है। अब हम कुछ प्रमुख अलौह धातु इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में विशेष स्थान रखती हैं, जैसे तांबा, पीतल, गन मेटल, एल्यूमिनियम, टिन, लेड आदि। इसका हम लोग आगे बताते हैं इसके बारे में। अब हम जानते हैं अलौह धातुएं, नॉन फेरस मेटल के बारे में। वे धातुएं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती उन्हें अलौह धातु के नाम से जाना जाता है, जैसे तांबा, टिन, सीसा, सोना आदि। कुछ नॉन फेरस एलाइंग धातु इस प्रकार की होती हैं, जैसे पीतल, ब्रॉन्ज, गन मेटल आदि। लौह तथा अलौह धातु में अंतर जानते हैं। लौह धातुएं जो होती हैं इनका रंग काला तथा स्लेटी ग्रे होता है। अलौह धातुएं जो होती हैं ये धातुएं ग्रे, पीले, लाल आदि रंग की होती हैं। लौह धातुएं की इनकी सामर्थ्य अधिक होती है, अलौह धातु की सामर्थ्य कम होती है। लौह धातुएं स्टेनलेस स्टील के अलावा सभी धातुओं पर जंग लगाती हैं, अलौह धातुएं इन पर जंग नहीं लगता। लौह धातुएं इनका मेल्टिंग पॉइंट अधिक रहता है, अलौह धातुएं इनका मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है। लौह धातुएं ठंडी अवस्था में भंगुर अधिक होती हैं, अलौह धातुएं गर्म अवस्था में भंगुर अधिक होती हैं। लौह धातुएं कार्बन की विभिन्न मात्राओं के साथ विभिन्न गुणों से संपन्न एलॉय बनाती हैं। अलौह धातुएं कार्बन के साथ कोई विशेष एलॉय नहीं बनाती। लौह धातुएं जो होती हैं इनका रेखीय प्रसार गुणांक कम होता है, अतः तापमान के साथ कम सिकुड़ती या कम फैलती हैं। अलौह धातुएं इनका रेखीय प्रसार गुणांक अधिक होता है, इसीलिए तापमान के साथ अधिक सिकुड़ती या फैलती हैं। अब हम लोग जानेंगे कॉपर के बारे में। तांबा एक गुलाबी रंग की भारी व मुलायम धातु है। इसे इसके विशेष रंग के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। इसके रंग को कॉपर कलर के नाम से भी जाना जाता है। यह पायराइट नामक अयस्क से निकाला जाता है। इसमें यह मात्र 33% तक रहता है। अयस्क को पीसकर पानी से धोया जाता है, इसके बाद भट्ठी में पिघलाया जाता है। विभिन्न प्रकार के फ्लक्स डालकर अशुद्धियों को स्लैग के रूप में बाहर कर दिया जाता है। इसके कई प्रकार के गुण हैं। इसका गलनांक 1100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अपेक्षिक घनत्व लगभग 9 होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। इसकी डक्टिलिटी तथा मैलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसके आसानी से तार व चादर बनाए जा सकते हैं। बहुत सारे गुण हैं। अब जानेंगे एल्यूमिनियम के बारे में। यह एक हल्के ग्रे रंग की हल्की व मुलायम धातु होती है। इसका मुख्य अयस्क बॉक्साइड होता है। इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अलग करके ही एल्यूमिना कहते हैं। इस एल्यूमिना को इलेक्ट्रोलाइटिंग विधि से शुद्ध एल्यूमिनियम में बदल लेते हैं। एल्यूमिनियम जिसका गलनांक काफ़ी कम होता है, 660 डिग्री सेल्सियस होता है, या काफ़ी हल्की धातु है। इसका घनत्व 2.7 होता है। इसके भी बहुत सारे ये गुण हैं। 150 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में भंगुर हो जाती है। अब हम जानेंगे पीतल के बारे में। ब्रास, तांबा और जिंक का एक एलॉय है। तांबा और जिंक विभिन्न अनुपात में मिलाकर कई प्रकार के पीतल बनाते हैं। साधारणतया पीतल में 60% तांबा व 40% जिंक होता है। यह अपनी विशेषताओं के कारण एक अत्यंत उपयोगी धातु है। इसके भी कई प्रकार के गुण हैं। इन धातुओं के बारे में हम अभी बाद में पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे थोड़ा सा गन मेटल के बारे में। गन मेटल में 88% कॉपर, 10% टिन व 2% जिंक होता है। यह एक शक्तिशाली अलॉय है, इसीलिए इसकी पहले तोपें बनाई जाती थीं। आजकल इसका प्रयोग बुश बेयरिंग बनाने में करते हैं। बुश बेयरिंग बनाने में हम लोग गन मेटल का प्रयोग करते हैं। यह एक कठोर व सामर्थ्यवान धातु है। यह वियर रेजिस्टेंस होती है, इसलिए बुश बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। इसकी मशीनेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। यह भंगुर होती है अतः इससे चादर व तार नहीं बनाए जा सकते। तो हम लोग अब यहीं पे अपनी एक क्लास समाप्त करते हैं। आगे क्लास में हम लोग और आपको अच्छे से धातु के बारे में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।